नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा चैनल है शिक्षा सबको, इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप ये बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट है, हमारे चैनल में कौन सा नया वीडियो आया है। साथ साथ मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपना इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, भले ही वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर। हम लोग मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है व्यवसाय हमारे आसपास। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 प्रारंभ किया है, व्यवसायिक पर्यावरण, जिसमें कि हमने पिछले जो वीडियो था उसमें क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ हमने जाना था कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, किस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। फिर हमने महत्व के बारे में बात की थी कि व्यवसायिक पर्यावरण का ज्ञान होना किसी व्यवसायी के लिए कितना आवश्यक है। इसके पश्चात हमने व्यवसायिक पर्यावरण के प्रकार जाने थे, जिसके अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण होता है और अनार्थिक पर्यावरण होता है। आर्थिक पर्यावरण के अंतर भी हमने आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जाना, आर्थिक नीतियों के बारे में जाना और आर्थिक प्रणाली के बारे में जाना। जबकि अनार्थिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, जनसंख्या संबंधी पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले सालों में, पिछले वर्षों में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वो क्या हुए हैं और किस प्रकार से उसने व्यवसायियों को प्रभावित किया है, किस प्रकार से व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो भारत में व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में तीव्र गति से परिवर्तन मुख्यतः सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण आ रहा है। जहां पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, हम लोग विदेशों से ज्यादा व्यापार नहीं करते थे, विदेशी कंपनियों को यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की इजाजत भी नहीं थी, बहुत कम सेक्टर्स थे, बहुत कम उद्योग थे जिनमें कि उनको परमिशन दी जाती थी। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय एवं पूंजीगत वस्तु के क्षेत्र में और आधारभूत ढांचे के विकास में वृद्धि हुई है। अब ये आपकी बात कर रहे हैं करेंटली, लेकिन उस समय क्या था, औद्योगिक विकास की दर धीमी थी, ठीक है ना। जब जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, क्लोज कर रखा था, तब क्या हालत थी, औद्योगिक विकास की दर धीमी थी, मतलब औद्योगिक विकास बहुत कम दर से हो रहा था, बहुत धीमी दर से हो रहा था। मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, ठीक है ना, महंगाई बढ़ने लगी तथा सरकार को 80 के दशक में विदेशी मुद्रा की कमी का सामना भी करना पड़ा था। तो विदेशी मुद्रा क्यों आवश्यक होती है, विदेशी मुद्रा बाहर से, विदेश से आपको जो कुछ बहुत जरूरत की चीजें हैं जैसे मेनली पेट्रोलियम है, तो उसको अगर आपको खरीदना है तो विदेशी मुद्रा वहां आपको देनी पड़ती है। भारत जब आयात करता है किसी चीज को तो वो विदेशी मुद्रा चुकाकर आयात करता है। तो मेनली हम लोगों का जो इंपोर्ट होता है, पहले पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता था, क्योंकि पेट्रोल हमारे यहाँ तो होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलता है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है। इसके पश्चात क्या हुआ है, इसकी वजह से परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सन 1991 में, ये बहुत जरूरी वर्ष है, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय किए गए।
और अधिकांश मामलों में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो पहले उद्योग धंधे लगाने के लिए भी बहुत लोगों को मशक्कत करनी पड़ती थी। अगर कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करना चाहता था तो उसको बहुत ज़्यादा गहन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग उसको बहुत टाइम लगता था। मतलब लाल फीताशाही थी, मतलब बहुत सारे जो सरकारी लाइसेंस होते थे वो उसको लेने पड़ते थे। तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अधिकांश मामलों में समाप्त कर दिया गया, कुछ ही मामलों में उसको छोड़ा गया जहाँ पे कि बहुत जरूरी होता है। और अधिकांश उद्योग धंधों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की छूट दी गई। निजी क्षेत्र को भागीदारी करने के लिए अधिकांश उद्योग क्षेत्र धंधों में छूट दी गई। साथ साथ क्या किया गया, विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। विनिवेश का मतलब होता है जो अपने सरकार ने निवेश किया है उसको वापस लेना। ठीक है ना, जो पैसा सरकार ने, मान लीजिए कोई पैसा लगा के उद्यम खड़ा किया, तो उस पैसे की को वापस प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, उस उद्यम को किसी दूसरे प्राइवेट एजेंसी को बेच देगी सरकार, तो उससे उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेना। तो विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा बड़ी सीमा तक अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया गया। अर्थव्यवस्था को बंद से खुले की ओर ले जाया गया और विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये क्या करता था, ये बोर्ड विदेशी निवेश को प्रमोशन, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो ये इसका उद्देश्य था कि विदेशी कंपनियों की सहायता की जाए कि वो हमारे देश में आए और उद्योग धंधे स्थापित करें। जहां हम पहले बिल्कुल क्लोज थे, अब हमने बढ़ चढ़कर बाहर के लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तो उसके तहत जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए 1991 की वजह से, सन 1991 की वजह से, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, उसमें उदारीकरण शामिल था, निजीकरण शामिल था और वैश्वीकरण शामिल था। तो क्या क्या चीजें होती हैं, उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण से अभिप्राय है व्यावसायिक उद्यमों के सुगम, मतलब आसान संचालन पर लगे अनावश्यक नियंत्रण एवं रुकावटों को समाप्त करने की प्रक्रिया। तो उदारीकरण में क्या होता है, जो व्यावसायिक उद्यम है उनको चलाने में स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है ना, और उसमें जो अनावश्यक नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जिनका की कंट्रोल रहता था सरकारी एजेंसियों का, उनको समाप्त करने करा गया। ऐसी रुकावटों को समाप्त किया गया, जो बहुत सारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी उसको समाप्त किया गया। तो ये उदारीकरण कहलाया, इसको इंग्लिश में लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अधिकांश उद्योग धंधों में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई उद्यमियों को कि आप अपनी जो क्रियाएं हैं उनको कितना भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको चलाना है आप चला सकते हैं। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की भी उनको स्वतंत्रता दी गई। जो ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत अति आवश्यक कैटेगरी की हैं, उसको छोड़कर जो बाकी वस्तुएं हैं उसके मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता बाजार को दी गई, उत्पादकों को दी गई। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, मतलब आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लाइसेंसों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइसेंस भी खत्म कर दिए गए, वहाँ पर भी उनको उसमें भी छूट दी गई। कर की दरों में कमी की गई, जो सरकार कर वसूलती है, चाहे वो बिक्री कर हो, आय कर हो, ठीक है ना, उन सब की दरों में भी उस समय कमी की गई। भारत में विदेशी पूंजी एवं तकनीक को आकर्षित करने के लिए सरल नीतियां बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर अपनी पूंजी लगाएं, और साथ में जो टेक्नोलॉजी है उनकी, पूंजी तो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन साथ साथ तकनीक, जिस तकनीक के आधार पर वो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उस तकनीक को भी वो लोग ट्रांसफर करें, वो लोग यहाँ पर लाएं हमारे भारत में। इस सब का भी इसमें इंतजाम किया गया उदारीकरण के अंतर्गत। तो इस उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा अब इनका बड़े पैमाने पर विश्व के साथ आदान प्रदान प्रारंभ हो गया है। अब हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशों के साथ व्यापार करने लगे हैं। ठीक है ना, पहले जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। इसके पश्चात जो दूसरा पक्ष है वो है निजीकरण। तो अधिकांश क्रियाओं में निजी क्षेत्र को सम्मिलित कर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना ही निजीकरण कहलाता है। तो अधिकांश जो काम है उनमें निजी क्षेत्र को शामिल करना और सार्वजनिक जो क्षेत्र है, जो सरकार के द्वारा जो स्थापित उद्यम है, उनकी भूमिका को कम करना। तो 1991 में नीतियों में सुधार की घोषणा के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार लगभग थम चुका है। तो जो सरकार है, जो सरकार उद्यम लगाती है, सरकार वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन के लिए उद्यम लगाती है, उनको सार्वजनिक उद्यम बोलते हैं, और वो जो उद्यम होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उस विस्तार जो है वो 1991 में जब नीतियों में सुधार लाया गया उसके बाद से लगभग कम हो चुका है, थम चुका है।
तथा उदारीकरण के बाद के समय से निजी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र कम होता चला गया है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, थम चुकी है, वहीं निजी क्षेत्र की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां अनेक क्षेत्रों में आ रही हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग, कुछ उद्योग ऐसे थे, अधिकांश उद्योग ऐसे थे पहले, जिनमें कि जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित थे, जैसे यातायात वाला हो सेक्टर, चाहे आपका रक्षा वाला सेक्टर हो या दूरसंचार वाले उद्योग हो, ये सारे के अधिकतर जो धंधे थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो लेकिन उसमें क्या किया गया, सरकार ने उसको 17 ऐसे क्षेत्र थे, उसमें से केवल उनको 8 कर दिया और जिसे बाद में घटाकर 3 कर दिया गया। केवल 3 ही क्षेत्र ऐसे रखे गए जहां पर कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी काम करेंगे। और साथ में क्या किया गया, जो आरक्षित क्षेत्र में भी चुनिंदा प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया, वहां पर भी नई कंपनियों को आने का मौका दिया गया, चुनिंदा प्रतियोगिता की गई। कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संगठनों के अंशों का विनिवेश करना, मतलब उसमें उसकी जो ओनरशिप है वो पूरी तरीके से तो लोगों को ना देकर क्या करना, अंशों का विनिवेश करना, उसके जो शेयर्स हैं वो जारी कर देना बाजार में। जैसे IOCL है, BPCL, ये सारी सार्वजनिक कंपनियां हैं, तो इसकी जो शेयर्स हैं अब आप बाजार में ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो शेयर हैं, उसके जो अंश हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया सरकार ने, उसमें से अपनी कुछ हिस्सेदारी कम कर दी, कुछ हिस्सेदारी उन्होंने बेच दी, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ विनिवेश करने का। ऐसे ही समझौता पत्र प्रणाली, तो MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, मतलब सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनके प्रबंधन के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से क्या है, उन्होंने प्रबंधन को और अधिक स्वायत्तता दी कि आप लोग स्वतंत्र हो, जो उसके मैनेजमेंट है वो पूरा स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन जो उसका लाभ है उसको बढ़ाए, ठीक है ना, उसको उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर सुधार लाए। तो इस प्रकार से ये भी एक काम निजीकरण के तहत किया गया। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के साथ संपर्क स्थापित करना। तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर देने को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो राष्ट्र की सीमाएं हैं, जैसे भारत की बाउंड्री है, ठीक है ना, जो कि दूसरे देशों के साथ लगती है, तो उन सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, तकनीकी और श्रम का प्रवाह, मतलब ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, वस्तुएं सेवाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ठीक है ना, पूंजी भी एक देश वाला दूसरे देश में लगाए, दूसरे देश वाला तीसरे देश में लगाए, तकनीकी जगह जगह है, जो हर देश है उसको नई से नई तकनीक का लाभ उठा सके, वो चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो चाहे सेवाओं के क्षेत्र में हो। और श्रम का प्रवाह, मतलब एक जगह का आदमी दूसरी जगह काम करने जाए, दूसरे देश का आदमी तीसरी जगह काम करने जाए, श्रम का प्रवाह भी हो। और सीमा शुल्क में कमी, निर्यात और आयात पर कर से मात्रा संबंधी एवं कोटा प्रतिबंध को हटा देना, विदेशी निवेश को सुगम बनाना और विदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करना, ये सारे के सारे एफर्ट्स थे, ये सारे के सारे उपाय थे जिसके की माध्यम से वैश्वीकरण को हमारे देश में बढ़ावा दिया गया। तो सीमा शुल्क क्या होता है, जो पैसा आप सीमा पर लेते हैं, जब आप माल लेके आएंगे अंदर या माल यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो आपको जो बॉर्डर है उस पर कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीमा शुल्क। निर्यात और आयात कर क्या होते हैं, जब आप माल को बाहर भेजते हैं जिसको निर्यात बोलते हैं आप, उस पर सरकार टैक्स लगाती है, और जो आप आयात करते हैं बाहर से माल अपने देश में लाते हैं उस पर जो टैक्स लगाती है वो आयात कर होता है। तो जनरली क्या होता है, जो निर्यात कर होता है वो कम होता है और आयात कर ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें और आयात देश में कम से कम हो, ठीक है ना। तो इस पर से मात्रा संबंधी और कोटा प्रतिबंध को हटा देना, विदेशी निवेश को सुगम बनाना और विदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करना, मतलब आप अगर उत्पादन में जो विदेशी तकनीक है, जो आधुनिक तकनीक है, उनको अगर लाएंगे तो आपको विशेष छूट मिलेगी। इस प्रकार की योजनाएं लाना, इससे वो प्रोत्साहित होगा जो उद्यमी है। तो ये जो उन्होंने किया, लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण किया और निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, तो इनसे क्या फायदा हुआ, इनसे व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, तकनीकी वातावरण में तीव्र परिवर्तन आया, मतलब जो कंपनियां तकनीक उपयोग में लाती थी उसमें तेजी से बदलाव आया और कंपनियों पर नई नई तकनीक को लागू करने का दबाव बना। फिर अधिक मांग वाले उपभोक्ता आए। अधिक मांग वाले उपभोक्ता से मतलब है कि अब उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माल मिलने लगा, तो उपभोक्ताओं ने भी अच्छी किस्म की वस्तुओं और सेवाओं को लेना
प्रारंभ कर दिया। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, जो भारत की जो कंपनियां थी उनको जो विदेशी कंपनियां आई उनसे कंपटीशन मिला, और कंपटीशन में वृद्धि से इन कंपनी जो कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाती थी वो बाजार से बाहर हो गई। ठीक है। और अब क्या हुआ, इसके जब जब ये सरकारी नीतियों में परिवर्तन आया तो उसके बाद से जो व्यवसाय हैं उनको अपनी जो रोजमर्रा के जो काम हैं, जो नीतियां हैं, उसमें बहुत जल्दी से परिवर्तन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी बाहर से नई तकनीक ले आती है और उसके आधार पर दूसरी कंपनियों को भी परिवर्तन करना पड़ता है। तकनीक ले आएगी या कुछ नए तरीके से अपने माल को बेचने लगेगी, किसी भी तरीके का कुछ भी इम्प्रूवमेंट ला सकती है, उसी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट अपनी नीतियों में दूसरी कंपनियों को भी करने पड़ते हैं। और मानव संसाधन के विकास के लिए भी आवश्यकता कंपनियों को पड़ने लगी है। पहले क्या होता था, जो कंपनियां थी वो मानव संसाधनों की कुशलता पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। ठीक है ना। लेकिन जब से जो सरकारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, उदारीकरण आया और वैश्वीकरण आया, तो क्या हुआ, अब कंपनियां मानव संसाधनों के विकास और कौशल के विकास पर ज्यादा पैसा खर्च करने लगी हैं, और उसकी उसकी आवश्यकता को उन्होंने पहचाना। उन्होंने देखा कि उनके जो लेबर है या जो उनका जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनका विकास बहुत आवश्यक है। ठीक है। इसके पश्चात है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अब हम बात करेंगे कि जो व्यवसाय होता है वो कहाँ काम करता है। एक समाज में काम करता है और समाज का एक अभिन्न अंग होता है, व्यवसाय भी और व्यवसाय भी। तो वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज के सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है। इसलिए ये जरूरी है कि व्यवसाय का कोई भी काम समाज के जो लंबी अवधि के हित हैं, दीर्घकालीन हित हैं, उनके लिए घातक ना हो। मतलब ऐसे काम ना करे बिजनेस या व्यवसाय जो कि समाज को लंबे समय के लिए दुखदाई हो जाए। ठीक है ना। लेकिन अब कई बार ये देखा गया है कि व्यवसाय के जो कुछ पक्ष हैं वो अवांछित काम करते हैं या अवांछित काम हो जाते हैं, जैसे पर्यावरण को प्रदूषित करना, करों की चोरी करना, मिलावटी उत्पादों का उत्पादन करना। ठीक है ना। भ्रामक विज्ञापन देना। तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है व्यवसाय के समाज के सर्वोत्तम हित में जो व्यवसायी है वो कार्य करे। सामाजिक उत्तरदायित्व विधिक उत्तरदायित्व से भिन्न होता है। जरूरी देखो, विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है, लीगल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, कानूनों की वजह से आती है। कानूनों का आपको पालन करना है, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, जो कि आपको अपने आप करने हैं, केवल कानूनों के डर से नहीं करने हैं। ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप समाज को नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है ना। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, व्यवसाय की खुद की जिम्मेदारी है। तो कानूनी उत्तरदायित्व को इसलिए निभाया जाता है क्योंकि कानूनों में प्रावधान होता है और उसका डर होता है। लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो व्यवसाय के समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से प्रयत्न में सहायक होते हैं। ठीक है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर व्यवसाय इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है कि इससे उसको सफलता प्राप्त हो। अब सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्या है। सबसे पहली तो आवश्यकता है स्वयं का हित। अगर आपको सफलता के साथ और बहुत लंबी अवधि तक अपने व्यवसाय को चलाना है तो जरूरी है कि आप समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है ना। अगला है सामाजिक शक्ति का संतुलन। तो व्यवसायियों को चाहिए, जो व्यवसाय के जो निर्णय होते हैं और उसके जो काम होते हैं वो उपभोक्ता, कर्मचारी, पर्यावरण और जो समुदाय जो उसके आसपास हैं, जो दूर भी हैं, वो भी उनको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए उसके पास एक सामाजिक शक्ति होती है और जरूरी है कि वो इस सामाजिक शक्ति का संतुलन बना के रखे ताकि समाज में किसी प्रकार की कोई गलत काम ना हो, वो भी व्यवसाय के कारण। अगला है समाज का निर्माण। तो व्यवसाय समाज द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करता है तथा ये समाज की कृति है, समाज ने इसको बनाया है, इसलिए इसे संसाधनों को लोगों के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि उनके अहित के लिए करे। अगला है सामाजिक जागृति। आजकल उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता एवं बाजार मूल्य तथा उनकी आपूर्ति करने वाले साख वाली कंपनियों के संबंध में ज्ञान होता है। तो आजकल जो उपभोक्ता है वो काफी जागरूक है, इसलिए व्यवसाय को उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये लोग संगठित हो जाएंगे और उपभोक्ता संगठन बना लेंगे। इससे व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बाध्य हो जाएगा। जो वो काम नहीं कर रहा है वो उसको अंततः करना पड़ेगा और हो सकता है कि ज्यादा उसको उसकी लागत आए, उसको उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़े। अगला है सार्वजनिक छवि। और
अगर व्यवसाय जो सारे सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका अच्छे से निर्वहन करेगा तो उसकी छवि, उसकी जो इमेज है वो समाज में अच्छी बनेगी, ठीक है ना। और अगर नहीं अच्छी बनेगी, अगर अच्छे अच्छे काम नहीं करेगा, ठीक काम नहीं करेगा, तो उसको समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि वो अच्छे काम करे। अगला है नैतिक औचित्य। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन समाज के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों एवं पूंजी का उपयोग करता है। जैसे हमने बताया कि सारा जो पूंजी है या संसाधन है वो कहाँ से लेता है, समाज से ही लेता है। तो जैसे सड़कें हो गई, बिजली, पानी, इन सब का उपयोग करता है। तो व्यावसायिक इकाइयों के उत्पाद का समाज को विक्रय किया जाता है। इसलिए समाज की भलाई में योगदान व्यवसाय का नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे ही ले रहा है सामान और उनको ही उन अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेच रहा है। तो उसका लाभ भी उनसे है, संसाधन भी उनसे प्राप्त कर रहा है। तो उसका नैतिक उत्तरदायित्व है कि उनका ध्यान रखे और समाज की भलाई के काम करे। अब है विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। तो जो विभिन्न वर्ग हैं उनके प्रति जो व्यवसाय है उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंशधारियों, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो उसके ओनर्स हैं उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं। फिर हम बात करेंगे कि कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं व्यवसाय के। फिर उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व की बात करेंगे, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की बात करेंगे और लास्ट में सरकार के प्रति उत्तरदायित्व की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंशधारियों या स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। तो अंशधारी वो होते हैं जिनका कि व्यवसाय में एक हिस्सा होता है, वो उसके मालिक होते हैं, एक अंश के मालिक हैं, ठीक है ना। तो व्यवसाय को कई सारे अंशों में बांट दिया जाता है। जिस हिसाब से जितने पार्टनर्स होंगे, जितने जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे, उसके हिसाब से उसमें अंशों की संख्या होगी, ठीक है ना। और वही उसके स्वामी भी होते हैं, ठीक है ना। अंशधारी ही उसके स्वामी भी कहलाते हैं। तो अंशधारियों या स्वामियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, जो व्यवसाय है उसके जो मुख्य उत्तरदायित्व वो इस प्रकार से हैं। उनके जो निवेश है, जो उन्होंने पैसा लगाया है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे व्यवसाय। वित्तीय पक्ष मतलब जो पैसे का लेन देन है, जहां भी पैसा लगा रहा है उसके संबंध में उनको रोज मतलब एक नियमित अंतराल पर सही और पर्याप्त मतलब ठीक ठाक जानकारी उनको दे। उचित एवं नियमित लाभांश दे। लाभांश क्या होता है? जो लाभ जो कंपनी कमाती है उसके हिस्से को लाभांश बोलते हैं और प्रत्येक शेयर होल्डर को उसके शेयर के हिसाब से कंपनी लाभांश देती है। तो उचित और नियमित लाभांश देना ये भी उसका उत्तरदायित्व है कंपनी का। पूंजी में उनकी जो उन्होंने पूंजी लगाई है, जो निवेश किया है, उसमें वृद्धि सुनिश्चित करना। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, जो व्यवसाय है उसकी संपत्तियों की रक्षा करना भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। ऐसे ही कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है कि उनको उचित मजदूरी वेतन दे, कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी कार्य परिस्थितियां बनाए, गृह स्वास्थ्य संबंधी मनोरंजन आदि की सेवाएं प्रदान करे, लगाव की भावना को विकसित करे। लगाव की भावना क्या होती है कि मतलब उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग डाले उनके दिल में कि वो लोग कंपनी से प्यार करें, कंपनी के साथ एक लगाव, एक अटैचमेंट की भावना अपने अंदर लेके आ सके। और जब उनके अंदर ये अटैचमेंट की भावना होगी तो उसका लाभ किसको होगा? व्यवसाय को ही होगा। वो पूरे मन से काम करेंगे। व्यवसाय श्रेष्ठ मानवीय संबंधों का निर्माण कर कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त करे। मतलब ऐसा ना हो कि कर्मचारी यूनियन वगैरह में लग जाएं, उनका ध्यान ही नहीं रखे व्यवसाय, और अगर वो ऐसा करेगा तो उससे कर्मचारियों को उसको सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा और इससे व्यवसाय का ही नुकसान होगा। अगला है उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की नियमित आपूर्ति करना। जो वस्तुएं सेवाएं जो उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है उनकी नियमित आपूर्ति करे, उनको उसको उचित मूल्य पर दे। विभिन्न वर्ग समूह के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तुओं का निर्माण करे, ऐसी वस्तुओं का निर्माण करे, ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराए समाज को जो कि उनको जरूरी है, जो उनके लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं ही उपलब्ध कराए। मानक गुणवत्ता वाली मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुएं उपलब्ध कराए। ये सुनिश्चित करे कि विज्ञापन जो वो दें वो सत्य हो, सच हो, झूठे विज्ञापन ना दें। तुरंत और लगातार सेवाएं प्रदान करें, ठीक है ना। सेवाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए और ऐसा ना हो कि सेवाएं आज किसी ग्राहक ने आपसे मांगी और आप उसको 4 दिन बाद दें, तो वो भी ठीक नहीं है। तो तुरंत और लगातार सेवाएं प्रदान करना भी एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। फिर है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सबसे पहला उत्तरदायित्व है प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना। जो जिस पर्यावरण से आप अपने लिए चीजें संसाधन प्राप्त कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप उस पर्यावरण को खराब करने में लग जाएं। अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं वहां नागरिकों को, समाज के। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण दें, मतलब ऐसे उत्पाद या ऐसी सेवाएं ना दें जो कि समाज के सांस्कृतिक या सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हो, ठीक है ना।
समाज के कमजोर वर्ग, जो कुछ कमजोर वर्ग कहलाते हैं, जैसे विकलांग हैं, विधवाएं हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन सब की सहायता करें। राष्ट्रीय एकता का प्रवर्तन करें, मतलब राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करें, ठीक है ना। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, देश के कानूनों का पालन करें, जो व्यवसाय हैं वो ईमानदारी से और समय पर करों का भुगतान करें, जो कर उनको देने हैं, जैसे आजकल जीएसटी देना है या इनकम टैक्स देना है, ये सब समय पर दें और ईमानदारी से दें। सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करने से बचें, मतलब ऐसा ना हो कि अपना काम कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रलोभन दें, उनको रिश्वत दें, ऐसा कुछ काम ना करें। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करें, मतलब ऐसे कामों में ना लगे जिससे कि आर्थिक शक्ति का एक केंद्रीकरण हो, मतलब एक ही जगह पे सारी शक्ति कंसंट्रेट हो रहा है, या फिर एकाधिकार यानी कि मोनोपोली वाले बिजनेस ना खड़े करें। विदेशी व्यापार के लेन देन में ईमानदारी बरतें, मतलब जो विदेशों से जो व्यापार करते हैं उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। इसके पश्चात हम बात करेंगे व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण की। तो व्यवसाय का एक जो हमने उत्तरदायित्व पढ़ा समाज के प्रति कि प्रदूषण को कम करे वो, ठीक है ना, तो वो उसी को ही थोड़ा सा इसको हम डेलिबरेटली पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण भी एक बहुत भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तेजी से हो रहे औद्योगिकरण ने पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो उद्योग हैं वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उनके उनका वो वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है ना, जल प्रदूषण में भी करते हैं, उनकी भूमिका होती है। तो बड़ी संख्या में कारखानों एवं कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण के कारण जंगल का जीवन तेजी से घट रहा है, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अब वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण तो आपको पता ही है, मेरे ख्याल से पता होंगे आपको। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है कि वायु में ऐसे अवांछित तत्वों का मिल जाना जो कि उसकी गुणवत्ता को कम कर दें, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण ऐसा है कि बहुत अधिक तेजी से आप कोई भी चीज बजाएंगे, ठीक है ना, कोई आवाज करेंगे, ठीक है ना, तो जो कि अवांछित होगी, जो कि असहनीय होगी, तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे ही जल प्रदूषण, जल में अवांछित सामान मिल जाते हैं, जैसे कारखानों से जो रसायन निकलते हैं, कूड़ा निकलते हैं, वो जल प्रदूषण करता है। ऐसे ही एक भूमि प्रदूषण होता है, उसमें क्या होता है, खेती में जो कीटनाशकों का प्रयोग होता है, कीटनाशक कौन बनाते हैं? ये सब फैक्ट्रियां बनाती हैं, ठीक है ना, कारखाने बनाते हैं, और फिर उनको उसको खेती में यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे पवित्र भूमि को क्षति पहुंच जाती है, ठीक है ना। जो भूमि है जिसमें कि जो जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रदूषण हैं जिसकी बहुत ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं औद्योगिकरण के कारण। सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए कानून भी बना रखे हैं, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वो सरकार ने बना रखा है। साथ साथ केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भी स्थापना की है। तो ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर जाते हैं, उनका जो अपशिष्ट निकलता है, जो उनके यहाँ से मटेरियल निकलता है, उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं। जो जो वो लोग गलत चीजें, जैसे पानी जो निकाल रहे हैं अपने फैक्ट्री से बाहर, गंदा पानी, उसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर वो एक क्वालिटी से ज्यादा खराब होता है तो उसके तहत उस फैक्ट्री पर जुर्माना लगाते हैं। कई बार जुर्माना लगाते हैं, कई बार तो फैक्ट्रियां बंद भी करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये नियंत्रण के लिए किया गया एक कदम है, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सुरक्षा के खतरे को कम करना, ठीक है ना, जो फैक्ट्रियां हैं उनके कारण जो सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है उसको कम करना, जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों की क्षतिपूर्ति, मतलब लोगों को जो मुआवजा देना पड़ेगा जो व्यवसायी हैं उनको, उसके भुगतान के जोखिम को कम करना। अगर प्रदूषण नियंत्रण कर लेगी अगर कोई फैक्ट्री, तो फिर उसको जो लोग उसकी वजह से बीमार पड़ेंगे उनको क्षतिपूर्ति देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो उसका भुगतान का जोखिम उनका कम हो जाएगा। अगर वो प्रदूषण ही कम कर देंगे तो उससे लोग बीमार ही कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो उसको किसी को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं होगी। जनसाधारण के स्वास्थ्य को संरक्षण देना। अब जो प्रदूषण होता है इससे बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो अगर प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण नियंत्रण होगा, तो उसकी वजह से जो बहुत सारे प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, और इससे क्या होगा, जनसाधारण के स्वास्थ्य का
संरक्षण होगा, उनका स्वास्थ्य बचेगा, ठीक है ना। और भूमि और मशीनों की सफाई की लागत में कमी आएगी। हमने पढ़ा भूमि प्रदूषण में क्या होता है, भूमि खराब हो जाती है, फिर भूमि को सही करने के लिए, भूमि को साफ करने के लिए, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसकी भी लागत में कमी आएगी। ऐसे ही मशीनें भी जो खराब हो जाती हैं प्रदूषण की वजह से, उनकी भी सफाई की लागत में कमी आएगी। ये सब कैसे हो सकता है, प्रदूषण नियंत्रण से हो सकता है। तो प्रदूषण नियंत्रण इसलिए आवश्यक है। अब सबसे लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है व्यावसायिक नैतिकता का। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या है, नैतिकता का मतलब है, व्यावसायिक नैतिकता का मतलब है व्यवसाय के समाज के दृष्टिकोण से उचित व्यवहार। मतलब समाज के दृष्टिकोण से सही व्यवहार अगर कर रहे हैं तो आप नैतिकता का पालन कर रहे हैं। जैसे हमारे आम जीवन में नैतिकता का हम लोग पालन करते हैं, समाज के लिए की नज़र में जो चीज़ें खराब हैं उनको करने से हम बचते हैं, समाज के सामने वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से व्यवसाय को भी समाज के दृष्टिकोण से अगर वो उचित व्यवहार करेगा तो उसका मतलब है वो व्यावसायिक नैतिकता का पालन कर रहा है, और व्यवसाय को नैतिकता के सिद्धांत का पालन करना भी चाहिए। जैसे अब ये नैतिकता में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, उनके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, ग्राहक से सही मूल्य की वसूली करे, वो वस्तुओं की सही माप तोल करे, ऐसा नहीं कि घटा बढ़ा के माप कर दे, सही और समय पर कर का भुगतान करे, टैक्सेस सही समय पर चुकाए, जनता को सुरक्षित वस्तुओं की आपूर्ति करे, ठीक है ना, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार रखे, अनुचित व्यवहार, गलत आचरण, कालाबाजारी और जमाखोरी में लिप्त ना रहे। ऐसा कोई काम ना करे जो कि गलत हो, जैसे कि गलत आचरण होते हैं, कालाबाजारी होती है, माल को रोक लेना, ठीक है ना, या जो माल है उसको ज़्यादा पैसों में फिर बेचना, जमाखोरी, इन सब चीज़ों में उसको लिप्त नहीं रहना चाहिए। और व्यवसाय जो नैतिकता है उसके जो मेन तत्व हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या फायदा होता है व्यावसायिक नैतिकता के, ठीक है ना। तो व्यावसायिक नैतिकता के कारण जो व्यावसायिक फर्में हैं वो स्वयं के अनुशासन में रहती हैं, वो सही तरीके से खुद डिसिप्लिन का पालन करती हैं। व्यवसाय में ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व पूर्णता लाती है। कौन लाती है, व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता की वजह से व्यवसाय में ईमानदारी आती है और उत्तरदायित्व की पूर्णता भी आती है। इसका उद्देश्य क्या होता है व्यावसायिक नैतिकता का, वो सभी ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के साथ सही और उचित व्यवहार करना, ये इसका मेन उद्देश्य है कि उन सबके साथ जो उससे जुड़े हुए हैं व्यवसाय से, उनके साथ वो सही और उचित व्यवहार करे, कानून के साथ साथ कार्य करे, जिससे जीवन में संपूर्णता लाने में सहायता मिले। उन सभी व्यावसायिक कार्यों में निहित होती है नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता, जो समाज के दृष्टिकोण से आवश्यक है, ठीक है ना। तो समाज के की नज़र में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों, वो सारी चीज़ें व्यवसाय की नैतिकता में शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ 3 है ये समाप्त होता है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जो कि है 7895860757। अभी हमने क्योंकि ये व्यवसाय अध्ययन पढ़ना शुरू ही किया है, तो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जल्दी से वीडियो डालिए। अब हम लोगों को पास केवल यही एक काम नहीं होता है, हम लोग अपना व्यवसाय, अपना जॉब भी करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके पास जो हमारे पास खाली समय बनता है उसमें हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो जिन लोगों के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं सारा कोर्स एग्ज़ाम से पहले समाप्त कर लूँगा, क्योंकि जो हमारा पढ़ाना है ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि आगे भी एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ज़रूरी नहीं कि जो इसी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं केवल उनके लिए हमारे ये जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं हैं, ये वीडियो सभी के लिए हैं, उन सब के लिए हैं जो अभी 11th में होंगे, 11वीं में होंगे, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा ही होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ही है क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अच्छे से चीज़ों को समझते हुए पढ़ें, ठीक है ना। और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम हैं उन लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डाल सकता हूँ डालूंगा, ठीक है ना, जितना मेरे पास टाइम होगा। तो आप लोगों को कोई अगर परेशानी होती है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध वही रहेगा जो कि हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग अपने दोस्त, अपने परिचित, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।